Assalamu alaikum students, how are you? I am your English teacher. Today I will teach you the essay Autumn versus Spring. But before reading, I want to tell you that what you have to do. You have to read the following essay and compares and contrasts essay. And you have to notice how the introductory body and concluding paragraphs are written. Underline the words that show similarly and those that show the difference. Once you have done this, discuss with your partners how a compare and contrast essay is written. सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें जो ऐसे जो है इसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ है वो कैसा है और उसका जो लास्ट पैराग्राफ है जो कि कंक्लूडिंग पैराग्राफ है वो कैसे लिखा गया है। और आपको अंडरलाइन करना है इसमें उन वर्ड्स को जो सिमिलर मीनिंग रखते हैं, जिनके मीनिंग्स एक जैसे हैं, और ऐसे वर्ड्स जिनके मीनिंग्स मुख्तलिफ हैं। और जब आप ये काम कर लें तो अपने साथी के साथ इसको आपको डिस्कस करना है और ये किस तरह से कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे लिखा जाता है। अब मैं आपको ये ऐसे जो है पढ़ूँगी। ऑटम वर्सेस स्प्रिंग। देयर आर 4 सीजन इन अ ईयर: स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर. But when it comes to culture and practices, one often sees 2 seasons receiving more attention than the others. These 2 seasons are spring and autumn. In many parts of the world, the arrival of these 2 seasons is celebrated in various ways. However, there are obvious differences between the 2 seasons. यहाँ पे एक साल में 4 मौसम होते हैं: सर्दी, गर्मी, खिज़ां, बहार। और ये जो सीज़न्स हैं लोगों की तवज्जो हासिल करते हैं। द 2 सीज़न हैं स्प्रिंग और ऑटम, जो कि इस ऐसे का टॉपिक है। दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जब ये सीज़न आते हैं तो उन्हें बहुत खुशी के साथ मनाया जाता है। मनाने के बहुत से तरीक़े होते हैं। तो हम ये इसमें हम ये बताएंगे कि इनके दरमियान क्या फ़र्क है, ऑटम में क्या होता है, मौसम में ख़िज़ां के मौसम कैसा होता है, और जब स्प्रिंग यानी बाहर आती है तो वो कैसा मौसम होता है। स्प्रिंग इज़ द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन द वेदर इज़ कंसीडर्ड एज एब्सोल्युटली परफेक्ट बिकॉज द एयर इज़ स्टिल कूल. Yet it is pleasantly cool, a coolness that allows one to enjoy the weather without getting cramped due to the cold or exhaust due to the heat. The spring season also associated with rebirth. This is the time of the year when winter comes to an end and actively begins in plant, animals and human lives. स्प्रिंग सीज़न जो है जब वो आता है तो ये एक बहुत खूबसूरत मौसम होता है, कंप्लीट मौसम होता है, क्योंकि हवा जो है इसमें बहुत कूल होती है, ठंडी होती है, खुशगवार ठंडी हवा जो है हमें मिलती है और कूलनेस हमें इसमें नज़र आती है इस वेदर के अंदर। और इसमें जो है हम बहुत सर्दी से कांपते हिलते नहीं हैं और ना ही हम गर्मी से घबराते हैं या गर्मी से थक जाते हैं।
जो स्प्रिंग है वो रीबर्थ से एसोसिएटेड है, यानी इसका मतलब ये है कि जब स्प्रिंग आता है तो चीज़ें जो है वो जन्म लेती हैं। और ये वो टाइम होता है इसका कि जब जो है विंटर्स जो है वो इसके बाद स्टार्ट होना शुरू होता है। और वंस कैन सी न्यू लीव्स ऑन प्लांट्स एंड कलरफुल बर्ड्स ऑन ट्रीज दैट स्लोली चेंज टू ग्रीन। एनिमल्स that sleep or slow down their activities in winter start becoming more active, searching for good and preparing for an active summer life. Humans also become more active, with some getting the land ready for growing crops and others doing work that has to be done before the heat of the summer drains there. In spring, you can see the new leaves on plants and colorful birds on trees that slowly change to green. स्प्रिंग में क्या होता है कि जो है नए पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं और जो उनकी पिलाहट या उनका जो कलर हो जाता है डल, वो ग्रीन की तरफ मायल हो जाते हैं और ख़ूबसूरत जो है बर्ड्स निकलना शुरू हो जाती हैं। और एनिमल्स जो जानवर हैं जो कि मतलब बहुत स्लो हो जाते हैं, इनकी जो एक्टिविटीज़ विंटर में स्लो हो जाती हैं, तो वो भी फिर अब एक्टिव हो जाते हैं इस पर और अपनी ग़िज़ा तलाश करते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं जो आने वाली जो समर लाइफ के लिए। ह्यूमन्स आल्सो बिकम मोर एक्टिव। इंसान भी जो है वो वेदर के हिसाब से चल रहे होते हैं। जब सर्दी होती है तो लोग भी जो हैं वो स्लो हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। और जब समर आता है तो ज़्यादा समर में वो एक्टिव हो जाते हैं और मूवमेंट करते हैं, इधर उधर भाग दौड़ करते हैं। मोर एक्टिव एंड सम गेटिंग द लैंड रेडी फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। और जो है समर में जो है क्रॉप्स जो हैं उगाई जाती हैं, फसलें पैदा की जाती हैं और वो उसके समर के जो है काम कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी वगैरह बहुत होती है तो इस वजह से वो अपने काम जो हैं कंप्लीट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और लोग जो विंटर में अपने काम नहीं कर पाते थे, जब समर आता है तो वो एक्टिव हो जाते हैं, उनमें एनर्जी हो जाती है पैदा और वो अपना काम खुशहाली से अंजाम देते हैं। और अपने काम के साथ साथ बहुत से लोग हैं जिनको टाइम मिलता है एंजॉय करने का। स्प्रिंग वेदर, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि वेदर मौसम के शौकीन होते हैं, नेचर लवर होते हैं, तो वो इस मौसम को एंजॉय करते हैं, पसंद करते हैं और उस मौसम में खुश होते हैं। Next paragraph. Autumn, on the other hand, gives the signal that summer is over. It is the time of the year when preparation for the winter starts. ख़िज़ा जो है वो जब आती है ख़िज़ा तो वो एक तरह से ये बताती है कि अब समर जो है वो ख़त्म हो गया है और समर का सीज़न ख़त्म हो गया है और विंटर यानी सर्दी का मौसम स्टार्ट हो रहा है। द लीव्स ऑफ द प्लांट्स स्टार्ट चेंजिंग कलर्स अगेन, बट दिस टाइम दे चेंज इनटू डिफरेंट शेड्स ऑफ येलो, ब्राउन एंड रेड एंड बिगिन टू फॉल ऑफ। जब ख़िज़ा आती है तो जो उनकी पत्तों के कलर हैं वो चेंज होने लग जाते हैं और इनके कलर जिस शेड में चेंज होते हैं, येलो में, ब्राउन में और रेड में, और इनके पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं। द ट्रीज इंस्टेड ऑफ गेटिंग फुली कवर्ड एज इन स्प्रिंग स्टार्ट्स शेडिंग लीव्स एंड अल्टीमेटली बिकम बैरन with a few leaves or none left at all. जिस तरह बहार में एक दरख्त जो है वो पूरा पत्तों से भरा हुआ होता है स्प्रिंग के अंदर, उसके कलर्स बहुत ग्रीन और ख़ूबसूरत होते हैं,
तो इस तरह क्या होता है, ख़िज़ा के आते ही क्या होता है, पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं और वो बिल्कुल खाली हो जाता है दरख्त पत्तों से। बाज़ दफ़ा होता है कि चंद पत्ते उस पर रह जाते हैं जिनका कलर चेंज होता है, और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि सब झड़ जाते हैं। The animals start hoarding their foods in preparation for the winter. The people have to work faster to get home quicker. As the days get shorter and night falls very quickly, those working in the field get busy wrapping their crops and selling or storing their crops. In some parts of the world, people gather around fires and have fun. जब सर्दी का मौसम आता है तो जो जानवर हैं वो अपनी ग़िज़ा जो है प्रिपरेशन में लग जाते हैं, उस ग़िज़ा को अपनी तैयारी में लग जाते हैं हासिल करने की। और द पीपल हैव टू वर्क फास्ट टू गेट होम क्विकर। इसका मतलब है कि जब जो लोग हैं वो जो है काम करते हैं दिनों में, तो वो उनको अपने घर जाने की जल्दी होती है। क्यों जल्दी होती है? क्योंकि दिन अब छोटे हो जाते हैं विंटर में, और जो है रातें वो लंबी हो जाती हैं। और वो लोग जो खेतों में काम करते हैं, अब इस विंटर के सीज़न में वो अपने फसलों की कटाई करते हैं और अपनी फसलों को बेचते हैं, और या फिर वो अपनी फसलों को स्टोर करते हैं, जमा करते हैं। और बहुत दुनिया के कुछ हिस्से में जो है बहुत सख्त सर्दी पड़ती है, तो लोग जो है वो आग के गिर्द जमा हो जाते हैं और जो है हरारत हासिल करते हैं, बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, गपशप करते हैं। और क्योंकि रात लंबी होती है तो वो खाना खाने के बाद आग के गिर्द जमा हो जाते हैं और अपना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, तफरियाँ करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, आपस में गपशप करते हैं और अपना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। All in all, spring gives the signal that winter has ended, and autumn gives the signal that summer is over. With spring comes the message of a new beginning with green plants and trees. With autumn comes the falling green, red and brown leaves and barren trees. Spring is a call for action, and autumn announces more resting time, with longer winter nights about to come. इस लास्ट पैराग्राफ में ये बताया है कि जब स्प्रिंग आता है तो ये इस बात की निशानदेही होती है कि विंटर जो है अब ख़त्म हो गया है। और ऑटम ये बताता है, जब ऑटम आता है तो वो ये बताता है कि समर अब ख़त्म हो गया है। समर के बाद अब जो है वो ऑटम आता है। विद स्प्रिंग कम्स द मैसेज ऑफ अ न्यू बिगिनिंग। जो स्प्रिंग है वो एक नया बहुत खूबसूरत मैसेज देता है कि अब नई शुरुआत होने जा रही है, हर चीज़ निखरने वाली है, हर चीज़ खूबसूरत होने वाली है, मौसम बहुत खुशगवार होने वाला है, हवा ठंडी चलेगी और लोग जो है इस खूबसूरत मौसम में बेहतर फील करेंगे। और जो प्लांट्स हैं उनके जो ग्रीन हो जाएंगे, उनके ट्रीज़ जो हैं ट्रीज़ के जो हैं ये सब ग्रीन हो जाएंगे। और जब ऑटम आता है हमें ये मतलब जो नेचर है हमें बताती है, इसमें ये कहा जा रहा है कि नेचर हमें बताती है कि कौन सा मौसम आ गया है, कौन सा मौसम चला गया है। तो जब ख़िज़ा आती है तो क्या होता है कि जो ग्रीन जो पत्ते होते हैं वो टर्न हो जाते हैं कलर्स में, रेड, येलो, ब्राउन्स में, और वो झड़ना शुरू हो जाते हैं और जो दरख्त हैं वो तकरीबन पत्तों से खाली हो जाते हैं। स्प्रिंग जब आता है तो वो ये अनाउंस करता है कि भाई चलो अब काम का वक्त आ गया, एक्शन का वक्त आ गया है। जो लोग अपने घरों में बैठे थे वो एक्टिव हो जाएं, काम काज करें, क्योंकि अब स्प्रिंग आ गया है। एंड ऑटम
अनाउंसेस मोर रेस्टिंग टाइम। जब ख़ज़ा आती है तो ये बताती है कि अब आराम का ही वक्त है, मज़ीद आराम करें अपने घरों में, क्योंकि हर चीज़ खाली हो चुकी है, दुनिया की खूबसूरती रौनक ख़त्म हो गई है, नेचर जो है वो खाली है, इस वक्त कोई उसमें खूबसूरती नहीं है और पत्ते झड़ चुके हैं। और इसके बाद जो विंटर्स जो नाइट हैं, क्योंकि वो सर्दियों में रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं, और लंबी रातों में लोग बैठते हैं, गपशप करते हैं, आग के करीब बातें करते हैं। तो अब ये टाइम आने वाला है कि दिन छोटे और रात बड़ी होने वाली है। इसकी आप एक्सरसाइज नंबर 4, इसमें आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, ऐसे कि पहला टॉपिक है समर एंड विंटर, सेकंड है पेट एंड वाइल्ड एनिमल्स, तीसरा टॉपिक है सिटी एंड विलेज लाइफ, चौथा टॉपिक है गुड नेबर्स एंड बैड नेबर। अब इसमें आपको करना क्या है कि यू हैव टू वर्क विद अ पार्टनर एंड राइट अ कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। ये आपके पास 4 टॉपिक्स हैं और इसमें से आपको किसी एक पे लिखना है, और आप चाहें तो एक से ज़्यादा पे भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो आई विल ब्रीफली एक्सप्लेन द पेट एंड वाइल्ड एनिमल्स। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेट एंड वाइल्ड एनिमल्स। अब मैं आपको ये बताऊंगी डिफरेंस कि पेट एनिमल और वाइल्ड एनिमल में क्या डिफरेंस होता है। पेट एनिमल्स उन एनिमल्स को कहते हैं जो हम घरों में पालते हैं, जैसे बिल्ली है, जो है डॉग है, तो ये जो है पेट एनिमल्स में आते हैं। और वाइल्ड एनिमल्स वो होते हैं जो कि फॉरेस्ट या जंगल में रहते हैं, और वो जंगली जानवर होते हैं, जैसे शेर है, हाथी है, ज़ेब्रा है, ज़र्राफ़ा है। तो ये जो हैं वाइल्ड एनिमल्स कहलाते हैं। और क्योंकि जानवरों की जो आदतें, अतवार, ग़िज़ा सब मुख्तलिफ होती है, तो इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा कि पेट एनिमल्स पालतू जानवर कहते हैं जिन्हें हम पाल सकते हैं, और वाइल्ड एनिमल्स वो होते हैं जो जंगल में रहते हैं। Many people in the world get pets every day, but if you want a pet, there is one thing you should not do. You should never take an animals from the wild and keep them as pets. The reason are pretty clear. अच्छा, मैं ये बात भी क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आपको जैसे लेकिन पेट एनिमल आप पालना चाहते हैं या रखना चाहते हैं अपने घर में, तो आपको ये काम नहीं करना है। आप ये सोचें कि जी मुझे जो घर में पालना है वो पेट एनिमल ही हो जाएगा, चाहे मैं उसे जंगल से लाऊं। तो जो वाइल्ड एनिमल होता है वो आप अपने घर में एज अ पेट एनिमल्स नहीं पाल सकते। I told you the experience of a wild animal which one keeps as a pet animal. They are not used to captive environment. This can be bad considering that it's probably not how they were meant to live. Another thing is that you may not be able to get as much information on the wild pet because they simply are not meant to be one. You would be able to find much more information on domesticated animals. Hence, you can take better care of a domesticated pet rather than a wild one. Wild animals are scared easier. How many times have you approached a pond without all of the frogs jumping in the water?
पेट एनिमल को घर में रखना आसान होता है। हमें मालूम होता है कि हमें उन्हें किस तरह घर में रखना है, उनकी क्या ज़रूरियात हैं, वो उनकी क्या खुराक है, वो क्या खाते पीते हैं, ये हमें पेट एनिमल्स का पता होता है। और हम वो एनिमल्स जो घर में आसानी से रखे जा सकते हैं, हम वो रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा पालतू जानवर जो हैं वो बहुत, जैसे कैट है या डॉग है, तो ये इतने बड़े जानवर नहीं होते, और हम उन्हें अपने घर में आसानी से रखते हैं। वाइल्ड एनिमल को रखने में क्या प्रॉब्लम होता है कि हम वाइल्ड एनिमल के बारे में हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, और ना ही वो घरों में रखे जा सकते हैं। तो ये बहुत डेंजर है उनको अपने घर में रखना। और अक्सर लोगों को मैंने देखा है जो वाइल्ड एनिमल अपने घर में रखते हैं वो बहुत शौक रखते हैं। जैसे हमने देखा भी था और न्यूज़ में भी मैंने देखा था कि बहुत से लोगों ने जो है शेर अपने घर में रखा हुआ था, एक ने अपने घर में ज़राफ़ा रखा हुआ था। लेकिन क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल हैं और ये अलाउ नहीं है आपको अपने घर में रखने के लिए, तो इसलिए जो थी वाइल्ड टीम आई थी और उनको वहाँ से उनके घरों से लेके चली गई थी। How many times have you actually been close to catching a bird or fish with your bare hands? Well, I have, but that's another story. Chances are that the animals will run, fly, or swim away. If concerned, it will attack out of self defense. That brings me to another point. If you can't find that animal in a legal pet store, it is probably too dangerous to keep for a pet. Many wild animals have poisonous venom or deadly scratches and bites. This can be very dangerous. Something close times. Have you actually been close to catching a bird or fish with your bare hand? Something close to that point is that the animals may be rabid, have salmonella or some other dangerous or virus. The probability of this is much less if your pet is a domesticated animal that was legally bought. If you or your family get hurt or killed, just remember that you can't sue Mother Nature. I think my point is clear. Don't take animals from the wild and keep them as your pet animals. अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जब एनिमल्स को हम बंद करने जा रहे होते हैं, तो क्या होता है कि वो भागते दौड़ते हैं, तो इससे हमें हमारे इंजर्ड होने का भी ख़तरा होता है। एक चीज़ और इसमें पॉइंट है कि अगर आप अपना जो एनिमल है वो लीगल पेट स्टोर से नहीं लेते, जो कि गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है, उनको अथॉरिटी दी हुई है, तो अगर उसमें से आप नहीं लेते हैं, तो भी आपके लिए एक ये ख़तरनाक चीज़ है आउटसाइड से पेट एनिमल रखना। जो लीगल अथॉरिटी, जो लीगल स्टोर हैं, आप सिर्फ जो पेट एनिमल है वहीं से आप परचेज़ करें, वहीं से ख़रीदें और वही अपने जानवर आप पाल सकते हैं। और इसमें वाइल्ड एनिमल्स में कुछ होता है कि कुछ के जो आज़ा होते हैं वो पॉइजनस होते हैं और वो जो हैं बहुत ख़तरनाक होते हैं, उससे जिस्म में चोट लग सकती है, वो डंक मार सकते हैं, वो काट सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है कि वाइल्ड एनिमल की।
तो हमें जो है उनको जो है बेयर हैंड से हमें नहीं पकड़ना चाहिए उनको। और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि एनिमल्स को हम जब बंद कर रहे हों या खोल रहे हों तो अपने आप को पहले सेफ़ रखें, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं, बहुत से लोग जो है सांप पालते हैं, स्नैक पालते हैं, तो उनके भी डंक होते हैं। तो इस तरह से हमें जहरीला होता है, वो भी डंक मार देते हैं और इंसान की मौत हो सकती है। तो बहुत से लोगों को इस बात का शौक़ होता है कि वो जिस तरह से ख़तरनाक जो एनिमल्स होते हैं या वाइल्ड एनिमल्स पालते हैं और लोगों को बताते हैं कि हम बहुत बहादुर हैं या हमारे अंदर बहुत एबिलिटी है, हमारे में हिम्मत है, देखो कि हम इस तरह के एनिमल्स अपने घर में रखते हैं। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है और अपने आप को सेव करने की ज़रूरत है, अपने ख़ुद को भी, अपनी फैमिली को भी, कि हमारी फैमिली हर्ट ना हो या कुछ ऐसी चीज़ ना हो कि वो उससे खुदा न खास्ता किसी की मौत हो जाए या वो हमला कर दे या कुछ कर दे। तो हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। अक्सर आपने देखा होगा जैसे कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं जो ज़ू में भी पाले जाते हैं, तो अक्सर ये होता है कि जो उनके जो रखवाले होते हैं, जो उनके केयरिंग करते हैं, उनका केयर करते हैं, वो उनके पास आते हैं। हालांकि वो देखे भाले होते हैं, क्योंकि लेकिन वो तो एक वाइल्ड एनिमल होते हैं, तो बाज़ दफ़ा उन पे भी वो अटैक कर देते हैं और उन पे हमला कर देते हैं और इन्हें चीर फाड़ के रख देते हैं। तो यही मतलब फ़र्क है बहुत बड़ा पेट और वाइल्ड एनिमल में, कि पेट एनिमल जो है वो आपसे बहुत मोहब्बत से रहते हैं, मिलते रहते हैं। बहरहाल हमें एहतियात रखनी चाहिए, लेकिन जो वाइल्ड एनिमल हैं उनको हमें पालने में बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। हमें इस बात को देखना होता है कि वो वाइल्ड हैं, एनिमल्स हैं, हमें उनका कुछ नहीं पता, वो किस वक्त किस मूड में है, गुस्से में है, क्या है, और हम उनके सामने चले जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता है। लिहाजा हमें इन सब बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए। ख़ास तौर से वाइल्ड एनिमल में पालने में हमें उनकी बहुत एहतियात करनी चाहिए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं। I hope that you have understood very well the differences. Now I will tell you some basic steps to follow. A. Brainstorm for ideas. Select the similar and contrasting points that you want to discuss in the essay. पहले आपको ये सिलेक्ट करना है कि इसमें जो पॉइंट्स हैं जो सिमिलर हैं या जो उसके अपोजिट जा रहे हैं, वो पॉइंट्स जो उसके बेनिफिट्स में जा रहे हैं वो पॉइंट लिखें, और जो उसके अगेंस्ट जा रहे हैं वो आप पॉइंट्स लिखें। राइट एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ स्टार्टिंग सम जनरल फैक्ट्स एंड अ क्लियर थीसिस स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ। द थीसिस statement should contain all the key ideas that are to be covered. सबसे पहले जब हम ऐसे लिखते हैं तो हम एक तारीफ़ी पैराग्राफ लिखते हैं जिसमें हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि हम क्या बताने चाह रहे हैं। तो उसमें बहुत क्लियर और फैक्ट्स बताए जाते हैं, और इसके बाद जो उसका जो द थीसिस स्टेटमेंट होता है शुड कंटेन ऑल द की आइडियाज़। जो इसमें ख़ास जो हैं बातें हम इसमें बताते हैं जो कि इसमें ऐसे में होनी चाहिए, जो ख़ास बातें वो हम उसमें डिस्कस करते हैं। यूज़ अ सेपरेट पैराग्राफ फॉर ईच टॉपिक एरा। अब हमें क्या करना है कि हम जो पैराग्राफ लिख रहे हैं तो हमें उसमें सेपरेट पैराग्राफ होना चाहिए, हमें मुख्तलिफ बातें डिस्कस करनी चाहिए। हमें सिमिलर नहीं कि हम एक पे जो बात कर रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ भी उसी जो फैक्ट को बता रहा हो या उसी डिटेल को बता रहा हो। हमें इसमें से थोड़ा सा उसको चेंज करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन को चेंज करना है, अलग इन्फॉर्मेशन देनी है हम दूसरे पैराग्राफ में। राइट अ क्लियर टॉपिक सेंटेंस फॉर ईच की आइडियाज़। Incorporate similar and contrasting facts and ideas and the impact of the thesis. अब इसमें एफ में आपको क्या करना है कि आपको सिमिलर और कंट्रास्टिंग जो फैक्ट्स हैं उनको कंबाइन करके बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। G. Add a closing or summary paragraph with a signaling closing word or phrases to sum up in the end, etc. Synthesis of the central idea. Synthesis of the
each supporting idea and the general concluding statement giving an idea, suggestion, recommendation, etc. अब आपका जो क्लोजिंग जो पैराग्राफ है वो क्लोजिंग होना चाहिए। उसमें जो वर्ड आप यूज़ करें, जो बातें आप बता रहे हैं, उससे ये शो होना चाहिए कि ये जो है क्लोजिंग वर्ड आ रहा है, ये क्लोजिंग पैराग्राफ है। उसके बाद आपको क्या करना है कि कन्वर्सेशन, ग्रामर और पंक्चुएशन जो है इसमें आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, करेक्ट यूज़ करें ग्रामर और पंक्चुएशन को। और इसमें जो वोकैबुलरी है वो आपकी स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, बहुत अच्छे वर्ड यूज़ करें। और उसके बाद जो है उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 4 में 4 ऐसे दिए गए हैं जो आपको आसानी लगे, उसमें मैंने आपको जो कुछ समझाया है उसमें ऐसे आप एक ऐसे को सिलेक्ट करिए और जो भी बातें आपको बताई गई उसको मद्देनज़र रखते हुए आप अपना एक अच्छा सा ऐसे लिख के दीजिए। थैंक यू।